हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मैं हूँ महिमा। आज मैं शुरू करने वाली हूँ आज से मैं शुरू करने वाली हूँ नरेशन की सीरीज़ को। इसमें क्या होगा ना कि हम बिल्कुल बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक अपना नरेशन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले ये तो समझ लेते हैं नरेशन है क्या चीज़। देखिए, नरेशन एक ऐसा टॉपिक है, चाहे वो एकेडमिक एग्जाम्स हों, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखा जाए तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे एडवांस तक, ताकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल हो जितना एकेडमिक स्टूडेंट्स के एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर लिख रखा है नरेशन टॉपिक, जिसे हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी कहते हैं। इसमें आपको क्लियरली दो शब्द दिख रहे हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। Now, what is direct and what is indirect speech? मैं आपको इसको थोड़ा क्लियर करती हूँ कि आखिर डायरेक्ट स्पीच होता क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। किसी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये टॉपिक असल में किस चीज़ के ऊपर है। देखिए, इसमें आपको क्लियरली दो शब्द दिख रहे हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? क्या होता है डायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट स्पीच का मतलब ये है कि जब आप किसी वक्ता द्वारा कही गई बात को, यानी किसी स्पीकर के द्वारा कही गई बात को उस ही के शब्दों में, जैसा उसने बोला है एज इट इज उन्हीं शब्दों में आप किसी तीसरे व्यक्ति से जाकर के बोल देते हैं, इसी को हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ इसको क्लियर करते हैं कि आखिर है क्या चीज़ ये डायरेक्ट स्पीच। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि मैं सेब खा रही हूँ। अब हुआ क्या कि आपने किसी तीसरे पर्सन से जाकर के ये कह दिया कि मैम ने हमसे बोला कि मैं सेब खा रही हूँ। क्या आपने इसमें शब्दों में हेरफेर किया? बिल्कुल नहीं। जैसे शब्द मैंने यूज किए एज इट इज वही शब्द आपने किसी तीसरे व्यक्ति से जाकर के बोल दिए। शब्दों में बिल्कुल भी हेरफेर नहीं था। जो शब्द मेरे मुंह से निकले थे वही शब्द आपने तीसरे व्यक्ति से जाकर के एज इट इज बोल दिए। इस ही चीज को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, यानी कि किसी वक्ता द्वारा कही गई बात को डायरेक्ट उस ही के शब्दों में किसी तीसरे पर्सन से बोल देना, यही कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। आई होप आपको डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन थोड़ी क्लियर हुई होगी। मैं यहाँ पर प्रॉपर नोट्स बनवाऊंगी, तो आप अपनी कॉपी और पेन निकाल करके रखिएगा ताकि आप भी अपने नोट्स मेरे साथ साथ बनाते जाएं। देखिए, जब आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, वो आपके लिए बहुत यूजफुल होते हैं, ताकि आप बाद में कुछ चीज़ भूलें तो इजीली उसको वापस से जाकर के देख सकें कि क्या था, और मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ यहाँ पर। तो चलिए अब हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन क्या होगी। रिपीटिंग the exact words spoken by a speaker without changing the words। जो बात मैंने आपको समझाई वही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि वक्ता द्वारा कही गए शब्दों को उसी ही के शब्दों में किसी तीसरे व्यक्ति से जाकर के बोल देना ही डायरेक्ट स्पीच होता है। ये तो रही डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन। अब हम समझते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बोला कि आपने क्या किया, मेरे शब्दों को, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मैं सेब खा रही हूँ, मैंने ऐसा आपसे बोला।
अब इसी बात को आपने अपने शब्दों में उस तीसरे पर्सन से जाकर के बोल दिया कि मैम ने बोला वो सेब खा रही थी, कुछ इस तरीके से आपने अपने शब्दों में उस बात को कह दिया। बात वही थी, बात तब भी सेब खाने की थी, बात अब भी सेब खाने की है, लेकिन कुछ शब्द थे जो आपने अपने तरीके से अपने अकॉर्डिंग बोल दिए। वही चीज होती है इनडायरेक्ट स्पीच। अब एग्जाम्पल से तो क्लियर हो चुका होगा कि मैंने आपसे बोला कि मैं सेब खा रही हूँ, तो आपने तीसरे व्यक्ति से जाकर के बोल दिया कि मैम ने बोला कि वो सेब खा रही थी। इसमें आपने बहुत सारे चेंजेस किए, बट बात का मीनिंग चेंज नहीं हुआ, बात वही थी और उसी बात को आपने अपने शब्दों में कह दिया। यही है इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन। तो चलिए इनडायरेक्ट स्पीच की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं साथ ही साथ। इनडायरेक्ट स्पीच reporting what someone said in our own words. Reporting what someone said in our own words without changing the meaning. मतलब किसी के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में बोल देना, वही होता है इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच और क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। इसको हम थोड़ा और अच्छे से क्लियर करेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे कि क्या इसमें चेंजेस होते हैं, किस तरीके के चेंजेस होते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा कि किस तरीके का डायरेक्ट स्पीच होता है और किस तरीके का इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए होता क्या है कि एग्जाम्स के अंदर आपसे एग्जामिनर ये पूछता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाइए, जिसे हम नरेशन बोलते हैं, या फिर आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा कि आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाइए, जिसको हम रिवर्स नरेशन बोलते हैं। यदि आपको एक बार नरेशन करना आ गया, यानी आपको एक बार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आ गया, तो आप इजीली इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बना लोगे। ये ठीक वैसा है जैसे आपको किसी डेस्टिनेशन का रास्ता पता चल गया तो आप उस रास्ते से वापस लौट सकते हो इजीली, क्योंकि अब आपको वो रास्ता पता है। तो रिवर्स नरेशन तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। जब आपको एक बार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आ गया तो आप इजीली इनडायरेक्ट से भी डायरेक्ट बना लोगे। तो हम अपनी मेन चीज़ स्टार्ट करेंगे यहाँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, किस तरीके के चेंजेस होते हैं, क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच, किस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश में इनडायरेक्ट स्पीच के। हम सीखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अब मैम ये डायरेक्ट दिखता कैसा है इंग्लिश में, ये भी तो दिखाइए। आपने ये तो बता दिया हिंदी का एग्जाम्पल देख करके कि कुछ इस तरीके का होता है डायरेक्ट स्पीच, कुछ इस तरीके की होती है इनडायरेक्ट स्पीच, बट इंग्लिश में कैसा दिखता है वो भी तो पता होना चाहिए ना। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखती हूँ। राम said to me, I am eating an apple. कुछ इस तरीके का दिखता है हमारा डायरेक्ट स्पीच, कुछ इस तरीके की दिखती है हमारी डायरेक्ट स्पीच। इसके अंदर आपको क्लियरली दो हिस्से दिख रहे हैं सेंटेंस के, जैसे एक है इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला
और एक है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला। ठीक है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा शायद। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला है इसको क्या बोलते हैं, और ये जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, वो हम क्लियर करते हैं। देखिए, ये जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग। ये जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं इसे, रिपोर्टेड स्पीच। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि कुछ इस तरीके का दिखता है हमारा डायरेक्ट सेंटेंस, और उसके दो हिस्से होते हैं, जिसका एक हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला हिस्सा है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाती हूँ। देखिए, राम told me that he was eating an apple। अब आपको यहाँ बिल्कुल क्लियर तरीके से दिख रहा है कि मैंने कुछ चेंजेस किए हैं इस सेंटेंस के अंदर, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के दौरान मैंने कुछ चेंजेस किए। जैसे सेड टू का मैंने टोल्ड कर दिया, इन्वर्टेड कॉमास को मैंने हटा करके एक कनेक्टर लगाया, एक कंजंक्शन लगा दिया, मैंने प्रोनाउन को चेंज कर दिया, मैंने पूरा का पूरा टेंस बदल दिया। यही सारे चेंजेस कैसे हुए, यही चेंजेस तो हमें पढ़ने हैं, और इन सारे चेंजेस को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरीके से ये सारे चेंजेस होते हैं अलग अलग सेंटेंसेस के अंदर। असर्टिव सेंटेंस के अंदर किस तरीके से होता है, आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाता है, हर तरीके के सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच हम बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर ये जो चेंजेस हुए हैं ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए बताया कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। इन चेंजेस को हम पढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोट सीख लेते हैं, ताकि हमें बाद में इनडायरेक्ट बनाते समय कोई डाउट ना रह जाए। तो चलिए, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको लिखने हैं और समझने भी बहुत ज़रूरी है। यदि आपको ये समझ में नहीं आए तो बाद में आपको डाउट आएगा, तो इन चीज़ों को हम यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ क्या है ऐसा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम कुछ कुछ चेंजेस करते हैं। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जिस एग्जांपल में मैंने बोला था कि राम सेड टू, कुछ इस तरीके से मैंने एग्जांपल दिया था। राम, छोटा सा लिख देते हैं यहाँ पर साइड में, राम सेड टू मी आई एम ईटिंग एन एप्पल। और दूसरा फिर मैंने इसका इनडायरेक्ट बनाया, राम टोल्ड मी दैट he was eating an apple। और जो इम्पोर्टेंट नोट की मैं बात कर रही हूँ अब हम उसको स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार मार्क करके आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर। नोट नंबर 1, देखिए, जैसा कि मैंने बताया, ये जो हिस्सा होता है यानी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला हिस्सा जिसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला हिस्सा है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के अंदर होती है, यानी इसमें सेड टू या सेड होगा, केवल और केवल तभी हमारी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा।
यानी अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हुई तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किसी भी कीमत पर नहीं बदलेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट है, इसको मैं लिखवा देती हूँ, आप लिख लीजिएगा कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा मतलब नहीं बदलेगा, किसी कीमत पर नहीं बदलेगा। यानी कि अगर पास्ट में होगी केवल और केवल आप तभी अपने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करेंगे, ये भी आप लिख लीजिए। यानी केवल रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तभी, एक मिनट, इसमें इंक खत्म हो गई है शायद, मैं इंक भर लेती हूँ। अरे इंक कहाँ रखती है? कहाँ थे हम? अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। यानी केवल रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तभी बदलेगा जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी। यहाँ तक समझ में आया कि क्या कहना चाहती हूँ मैं? अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। यानी केवल रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तभी बदलेगा जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी। आई होप यहाँ तक आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसको हम एग्जाम्पल के साथ अच्छे से क्लियर करेंगे कि किस तरीके के एग्जाम्पल्स होंगे तो आप किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बनाओगे, यानी डायरेक्ट से, पता नहीं क्या बोल रही हूँ, यानी आप अपने टेंस को कब नहीं बदलोगे, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को कब नहीं बदलोगे। यानी अगर मान लीजिए आपके सेंटेंस के अंदर यानी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आपको से दिखे, आपको सेज दिखे, आपको विल से दिखे, तो आप किसी भी कीमत पर अपने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को मत बदलिएगा। सेज दिखे, सेज टू, से टू दिखे या विल से टू दिखे, तो आप अपने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलेंगे। इतना ध्यान रखिएगा कि अगर से है तो वो से ही रहेगा इनडायरेक्ट बनाते समय, सेज है
तो वो सेज ही रहेगा, विल से है तो वो विल से ही रहेगा। सेज टू होगा यानी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट होगा तो ये हमारा सेज टू टेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, से टू होगा तो टेल में कन्वर्ट होगा, और विल से टू होगा तो विल टेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। यानी कि अब मैं इसका एग्जाम्पल देकर के समझाती हूँ। यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, मैं अब इसको मिटा देती हूँ और एक एग्जाम्पल देकर के आपको इस बात को और अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। इस ही एग्जाम्पल को ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल को हम, इसकी रिपोर्टिंग वर्ब को हम प्रेजेंट में बना देते हैं। देखिए, जैसे राम सेज टू मी आई एम ईटिंग एन एप्पल। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब, अब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट के अंदर है, सिंपल प्रेजेंट के अंदर है। आपको क्लियरली यहाँ पर सेज टू दिख रहा है, यानी हमारी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। इसका इनडायरेक्ट किस तरीके से बनेगा वो देखिए। राम टेल्स, राम टेल्स मी that he is eating an apple। यानी हमारी डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो टेंस था वो था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, और अब हमने इनडायरेक्ट स्पीच बनाया तब भी हमारा टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ही है, यानी टेंस नहीं बदला। जबकि आप इस सेंटेंस के अंदर क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो थी वो पास्ट में थी, इसलिए हमने इसका टेंस बदला। टेंस किस तरीके से बदलते हैं वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको मेरी इस बात पर ध्यान देना है कि किस तरीके से हम अपने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब बदलते हैं और कब नहीं बदलते, सिर्फ इस बात पर आपको ध्यान देना है कि यानी पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो हम हमारी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। अगर ये पास्ट में होती है केवल और केवल तभी हमारी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाएगा। ये तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट नोट था। अब ऐसा ही एक और इम्पोर्टेंट नोट जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। तब तक आप ये नोट कीजिए, चलिए दूसरा नोट देखते हैं। दूसरा नोट क्या है? दूसरा और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट, अभी तो हमने बात की रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में, अब हम बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। दूसरे नोट के अंदर दूसरा नोट क्या कहता है? नोट नंबर सेकेंड, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच कोई हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन यानी कोई हैबिचुअल फैक्ट है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, और यदि हमारी कोई ये रिपोर्टेड स्पीच कोई प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब यानी कि कहावत है,
तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। अभी तक तो हमने बात रिपोर्टिंग वर्ब की थी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो हम हमारा टेंस नहीं बदलेंगे रिपोर्टेड स्पीच का। ये बात थी पहले नोट के अंदर। दूसरा नोट ये कहता है कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच कोई हैबिचुअल फैक्ट है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है या कोई प्रोवर्ब है, तो हम हमारी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे, चाहे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट ही क्यों ना हो, चाहे उसमें सेड हो, चाहे उसमें सेड टू हो। अगर वो पास्ट भी है तो भी हम हमारी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर ये चारों चीज़ें दिखती हैं तो हम टेंस नहीं बदलेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोट है। इन नोट्स को हम इसलिए पहले पढ़ते हैं ताकि हम बाद में कोई डाउट में ना रहे कि यहाँ पर क्यों टेंस चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, इसके हर एक के मैं एग्जाम्पल देकर के इसको और अच्छे से क्लियर करती हूँ। चलिए अब हम यहाँ पर हिस्टोरिकल फैक्ट का एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कि कब हमारी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, द हिस्ट्री टीचर said India got independence in 1947। अब जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हम हमारी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि इनडायरेक्ट स्पीच या फिर हम यहाँ पर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम यहाँ पर ये नहीं देख रहे हैं कि सेड टू का टोल्ड क्यों हो रहा है, इन्वर्टेड कॉमास को क्यों हटा करके कनेक्टर लगा रही हूँ। ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ गौर करना है टेंस कब चेंज नहीं हो रहा है। द हिस्ट्री टीचर said that India got independence in 1947। कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी हमारा सिंपल प्रेजेंट था टेंस और यहाँ पर भी हमारा सिंपल पास्ट था टेंस और यहाँ पर भी हमारा सिंपल पास्ट ही है, टेंस चेंज नहीं हुआ है। अब हम एक यूनिवर्सल ट्रुथ का भी एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं कि किस तरीके से हम अपना टेंस चेंज नहीं करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ का एक एग्जांपल है, द साइंटिस्ट said water boils at 100 degrees Celsius। The scientist said water boils at 100 degrees Celsius। इसका जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा, the scientist said that water boils at 100 डिग्री सेल्सियस। सिंपल प्रेजेंट था, यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसीलिए हमने हमारी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं किया। अब लास्ट एक और एग्जांपल देकर के हम समझ लेते हैं कि प्रोवर्ब आए तो हम किस तरीके के एग्जांपल्स आते हैं प्रोवर्ब के, तब हम हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते। अब एक प्रोवर्ब का एग्जांपल और लेते हैं,
मान लीजिए यहाँ पर प्रोवर्ब का एग्जाम्पल है माय फादर सेड टू मी, माय फादर सेड टू मी honesty is the best policy। ये है एक प्रोवर्ब का एग्जाम्पल। जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आप टेंस चेंज नहीं करेंगे। माय फादर टोल्ड मी दैट honesty is the best policy। कुछ इस तरीके का हमारा प्रोवर्ब का एग्जाम्पल है। देखिए, मैंने आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट 2 फैक्ट्स समझाए, 2 इम्पॉर्टेंट नोट्स लिखवाए। पहला नोट ये था कि यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आप अपने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट था। फिर दूसरा नोट मैंने आपको ये बताया कि यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई हैबिचुअल फैक्ट है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है या कोई प्रोवर्ब है, तब भी आप अपनी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल की क्लास में हम चेंजेस देखेंगे कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम किस तरीके से क्या क्या चेंजेस करते हैं। उन सारे के सारे चेंजेस को अच्छे से पढ़ेंगे और तब तक के लिए आप इन सारे के सारे नोट्स को जो भी अब तक लिखाया गया है उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, उनको अच्छे से एनालाइज करिए और उनसे कुछ क्वेश्चंस आप भी इस तरीके के देख करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए और अगली वीडियो में मिलते हैं। अब हम चलिए